ओके जी, गाज के एस्टिमेशन के लिए दोबारा बोला गया था। गाज के एस्टिमेशन एक दफा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जो भी आपका डाटा है उसको रिट्रीव करना है। डाटा रिट्रीव करने के लिए हमने दो ही मेथड को डिस्कस किया था। नंबर वन वाज आप डायरेक्ट डाटा को इंपोर्ट कर लें, और दूसरा वन इज कि आप डाटा को एक्सेल शीट से कॉपी करके EViews के अंदर पेस्ट कर दें। सो वी आर गोइंग फॉर दिस सेकंड वन। सिंपल मैंने डाटा को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया, और खुद ब खुद वो डाटा की फ्रीक्वेंसी को भी इसने डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप होता है डाटा के अंदर, क्योंकि ये सेमी पैरामेट्रिक मॉडल है, हमारे पास दो ही इसकी बेसिक अजम्पशंस हैं जो हमने परफॉर्म करनी है, या प्री प्रोसेसिंग जिसको हमने नेम दिया था। इसकी प्री प्रोसेसिंग में दो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। नंबर वन डाटा स्टेशनैरिटी एंड नंबर टू हेटेरोस्केडास्टिसिटी। स्टेशनैरिटी की अजम्पशंस, जब भी आप किसी किस्म के कोई भी एनालिसिस रन करते हैं तो स्टेशनैरिटी की अजम्पशन मस्ट है। स्टेशनैरिटी के लिए हमने यूनिट रूट टेस्ट को यूज किया था। फॉर यूनिट रूट टेस्ट लेट्स अज्यूम मेरे पास डाटा है केएससी। मेरे पास केएससी का कुछ डाटा पड़ा हुआ है जो कि डेली वैल्यूज हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची इंडेक्स के। अच्छा, सबसे पहले डाटा की सीरीज को ओपन किया। ओपन करने के बाद व्यू में गए। व्यू में जाने के बाद यूनिट रूट टेस्ट। यूनिट रूट टेस्ट में हमारे पास मल्टीपल टेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमने जस्ट आर्गुमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट एडीएफ टेस्ट के नाम से ये जाना जाता है। एडीएफ टेस्ट को सिलेक्ट करना है, देन टेस्ट फॉर यूनिट रूट में लेवल को सिलेक्ट करना है, और नीचे इंक्लूड इन टेस्ट इक्वेशन इंटरसेप्ट ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कि डाटा के अंदर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो हमने ट्रेंड को चेक मार्क करके ओके कर दिया। अच्छा, क्योंकि ट्रेंड को चेक मार्क किया था, फर्स्ट चीज सबसे पहले ये एस्टेब्लिश करनी है कि वेदर डाटा हैज एनी ट्रेंड और नॉट। फॉर दैट पर्पस हम जस्ट नीचे जाएंगे, ट्रेंड को देखेंगे, और ट्रेंड की पी वैल्यू विच इज 0.09 विच इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड पी वैल्यू 0.05। दैट इज वाई डाटा के अंदर किसी किस्म के कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे। फिर अगेन व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यूनिट रूट टेस्ट एंड देन इंटरसेप्ट। ओके, अब हमारे पास पी वैल्यू जो आर्गुमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट की है विच इज 0.99 विच इज ग्रेटर देन 0.5। अगेन हमारे पास जो डाटा है वो नॉन स्टेशनर है। हमने एक बात पहले भी स्टैब्लिश की थी, जितनी भी टाइम सीरीज डाटा होता है, टाइम सीरीज डाटा मोस्ट ऑफ द टाइम, और स्पेशली जब इसका टाइम फ्रेम बड़ा होगा, जब इसका टाइम फ्रेम बड़ा होगा या इसके अंदर आने वाली ऑब्जर्वेशन बड़ी होंगी, बड़ा डाटा होगा, तो ये नॉन स्टेशनरी होगा। गॉट इट? अच्छा, अब हमारे पास सिंपल हमने क्या करना है, इस आउटपुट को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए हमने फ्रीज का ऑप्शन यूज किया था, फ्रीज, और यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया। इस टेबल को मैं कोई भी नेम दे दूं, लेट्स अज्यूम यूनिट रूट टेस्ट। सेव हो गया। ये फर्स्ट टेस्ट है डायग्नोस्टिक, जस्ट टू, जब भी आपने अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करने हैं तो आपने ये लेवल के ऊपर भी तो रिपोर्ट प्रेजेंट करने के। हमारा फर्स्ट सॉरी जो लेवल के ऊपर जो हमारा रॉ डाटा था वो नॉन स्टेशनर था, और उसकी रीजन क्या थी, उसकी ये पी वैल्यू 0. दिस थी, तो ये रिपोर्ट तो करना है। अच्छा, नेक्स्ट, अब अगेन व्यू में गए, यूनिट रूट टेस्ट, first level difference, and okay, now you see the p value is less than 0.05। अच्छा, क्योंकि हमने ट्रेंड को पहले देख लिया था, डाटा के अंदर किसी किस्म के कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, दैट इज वाई हम इंटरसेप्ट की तरफ चले गए थे। अगर लेट्स अज्यूम ट्रेंड इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते तो फिर हम डायरेक्ट पी वैल्यू पे चले जाते। जी, फर्स्ट लेवल डिफरेंस के ऊपर यूनिट रूट टेस्ट में मैं गया, और यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट लेवल डिफरेंस है, और इसको मैंने ओके कर दिया। अच्छा, ये जो फर्स्ट लेवल डिफरेंस है ये इक्वल टू होता है आपके नेचुरल लॉग के। ये इक्वल टू होता है आपके नेचुरल लॉग के। अगर आप इसी सीरीज का नेचुरल लॉग कैलकुलेट कर लेंगे तो यही रिजल्ट्स आएंगे। गॉट इट?
अब हमारे पास जो डाटा है, हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट लेवल के ऊपर यही डाटा स्टेशनर हो जाता है। एग्जैक्टली exactly, आप कमांड के थ्रू भी नेचुरल लॉग को रन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक हमारा एस्टेब्लिश हो चुका, ये भी आपने, सॉरी मैंने इसको डिलीट कर दिया, आपने इस टेबल को भी सेव करना है। गॉट इट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मेरे पास, डाटा के अंदर हेटेरोस्केडास्टिसिटी चेक करनी है। लेकिन हेटेरोस्केडास्टिसिटी चेक करने से पहले मैंने डाटा को स्टेशनर हालत में लेके आना है। स्टेशनर हालत में डाटा को लेके आने के लिए मेरे पास जो कमांड्स थी वो क्या थी, हमने एक न्यू वेरिएबल जनरेट करना है। इसके लिए कमांड है GENR, विच इज जनरेट। कोई भी नेम दे दें आप इसको, मैं इसको R नेम दे देता हूं। गॉट इट। अब इज इक्वल टू log of KSC divided by KSC bracket start -1 bracket close और hit the enter button। तो आपके पास, आप यहाँ पे देखें, एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया विच इज R। बाकी हमारे पास इस डाटा सेट के अंदर एक डेट कॉलम था, एक हमारे पास C विच इज कांस्टेंट। इसके अंदर जितने भी कांस्टेंट की वैल्यूज वो आके स्टोर होंगी जब हम इक्वेशन रन करेंगे। फिर रेजिड, इसके अंदर अगर आप रन करके देखें तो खाली है ये, क्योंकि इसके प्रीवियसली वर्किंग हुई है, दैट इज वाई ये रेजिड को रन कर रहा है। तो इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर या इस वेरिएबल के अंदर जितने भी रेजिड्स की वैल्यू होंगी वो स्टोर होंगी। गॉट इट। तो इसका डायरेक्टली कोई हमारी इक्वेशन के साथ रिलेशन नहीं है। जब हम इक्वेशन रन करेंगे, उस इक्वेशन की रन की सूरत में जो एरर्स आएंगे, वो एरर किसी न किसी जगह तो जाकर स्टोर होने चाहिए। वो स्टोर कहां पे होंगे, इस कंटेनर के अंदर विच इज रेजिड। रेजिड बेसिकली आपका लेफ्ट ओवर होता है। रेजिडुअल्स, रेजिडुअल्स क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल वैल्यू एंड योर फोरकास्टेड वैल्यू, इसके डिफरेंस को रेजिडुअल कहते हैं। इन अदर वर्ड इनको एरर टर्म भी कहते हैं। वो जो इक्वेशन के अंदर एप्सिलॉन था वो आपका रेजिडुअल है, और ये जो ऊपर C लिखा हुआ है आपके पास, ये उस इक्वेशन के अंदर जो बीटा नॉट था या अल्फा नॉट था, कांस्टेंट वैल्यू, ये वो कांस्टेंट वैल्यू है। गॉट इट। अच्छा, अब हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गया विच इज R। सबसे पहले इस R की भी स्टेशनरिटी चेक करनी है कि कि जो R कंप्यूट हुआ है उसकी वो डाटा स्टेशनर है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। व्यू में गए, यूनिट रूट टेस्ट एंड लेवल के ऊपर ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट, तो हमारे पास ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगेन यूनिट रूट इंटरसेप्ट, ओके, हम देख रहे हैं कि हमारा डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। एक डायग्नोस्टिक कंप्लीट। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इज हेटेरोस्केडास्टिसिटी, कि डाटा के अंदर वोलेटिलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं एग्जिस्ट कर रही। इसके लिए हम क्विक में जाएंगे। क्विक में जाने के बाद एस्टिमेट इक्वेशन, और यहां पे हम इक्वेशन लिखेंगे R, जो हमने नया वेरिएबल कंप्यूट किया, स्पेस C स्पेस R इंटू -1। ये R इंटू -1 हमने क्यों किया, क्योंकि ये ऑटो रेग्रेसिव है। और ऑटो रेग्रेसिव का क्या मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अपने साथ ही अपनी लैग वैल्यू को रिग्रेस कर रहा है। गॉट इट। एंड सिंपल, कोई और चीज चेंज नहीं करनी, ओके कर देना। व्यू में जाना, रेजिडुअल डायग्नोस्टिक टेस्ट और हेटेरोस्केडास्टिसिटी टेस्ट, और यहां पे हमारे पास आर्च टेस्ट, ओके कर दिया। हमारे पास इसकी हमने P वैल्यू चेक करनी है विच इज 0.000। अगर ये P वैल्यू 0.5 से ग्रेटर होगी तो डाटा के अंदर आर्च इफेक्ट नहीं है, डाटा के अंदर वोलेटिलिटी नहीं है। सो हम उस डाटा के ऊपर ये वाले मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते। गॉट इट। इन केस अगर ऐसा आपके किसी के भी केस में आ जाता है, ठीक है, तो हम फिर आर्मा मेथड यूज कर लेंगे रादर देन आर्मा, जो इससे पहले हम वर्किंग कर रहे हैं। सिंपल OLS रिग्रेशन के थ्रू हम उसको रन कर सकते हैं, या ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज AR1 MA1 इक्वेशन के अंदर ऐड करके हम उसको रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हेटेरोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगेन मैं बता देता हूँ, एस्टिमेट इक्वेशन में गए हम,
ओके किया, व्यू में गए, रेजिडुअल डायग्नोस्टिक टेस्ट, हार्ट्रिक्स इलास्टिसिटी टेस्ट, ओके, यहाँ पे आज टेस्ट को सिलेक्ट करके ओके कर दिया तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई। इस आउटपुट को सिंपल फ्रीज कर लेना है और इसको मैं कह देता हूं आर्च, और इसकी पी वैल्यू देखनी है, पी वैल्यू इसकी देखनी है, और इसकी एफ स्टैटिस्टिक्स की पी वैल्यू हमें बता रही है 0.000 विच इज लेस देन 0.05। इट मीन डाटा के अंदर आर्च इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। सो दो हमारे प्राइम जो डायग्नोस्टिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आर्च और गार्च मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल आप एस्टिमेट में ही उसी इक्वेशन के एस्टिमेट में प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जो मेथड्स हैं आर्मा के बजाय अब आपने आर्च ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हार्ट्रिक्स इलास्टिसिटी को सिलेक्ट कर लेना है। गॉट इट? इस तरह की विंडो हमारे पास आ जाएगी। गार्च 1-1 मॉडल हम अप्लाई करें। गार्च 1-1 मीन कि जिसमें पी ऑर्डर और क्यू ऑर्डर, आर्च ऑर्डर दिस वन और क्यू ऑर्डर गार्च ऑर्डर 1-1 ही रहेंगे। हम इसकी आगे फर्दर डिस्कशन में नहीं जा रहे, सिंपल ओके कर दें। तो हमारे पास एस्टिमेटेड रिजल्ट ये आ गए। ठीक है, इस इक्वेशन को सेव करना हो तो सिंपल नेम के ऊपर क्लिक करें, ये इक्वेशन सेव हो जाएगी। और जब भी आपने इस इक्वेशन के अंदर काम करना हो तो आप इस इक्वेशन को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास दो आउटपुट्स शो हो रही हैं। नंबर 1 मीन इक्वेशन, नंबर 2 वेरिएंस इक्वेशन। जब हमने गार्च और आर्च की इक्वेशन लिखी थी तो हमारे पास दो किस्म की इक्वेशन थी, एक मीन इक्वेशन थी और एक वेरिएंस इक्वेशन थी। मीन इक्वेशन क्या कहती है कि इसके रिटर्न्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, और वेरिएंस इक्वेशन क्या बताती है कि इसके वेरिएंस के ऊपर, इसकी वोलेटिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। गॉट इट? अच्छा, यहां पे मेरे पास मीन इक्वेशन में r-1 है 0.002 विच इज सिग्निफिकेंट। दिस मीन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लैग वैल्यूज हैं हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन टुडेज प्राइस। ठीक है, कितना है 0.06। इसका क्या मतलब हुआ, अगर प्रीवियस डे के अंदर 1% का चेंज आएगा तो आज की वैल्यू के अंदर 6% चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट। गॉट इट? फिर इसके बाद मेरे पास वेरिएंस इक्वेशन है। वेरिएंस इक्वेशन में मेरे पास दो चीजें, एक रेजिड और दूसरा गार्च। रेजिड हमें बताता है आर्च इफेक्ट, गार्च हमें बताता है गार्च इफेक्ट। आर्च इफेक्ट विच इज सिग्निफिकेंट, दिस मीन डाटा के अंदर आर्च इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, डाटा के अंदर वोलेटिलिटी एग्जिस्ट कर रही है जी। अच्छा, दूसरा है गार्च। गार्च हमें बताता है कि क्या ये जो वोलेटिलिटी एग्जिस्ट कर रही है ये लॉन्ग रन के अंदर प्रिजिस्ट करेगी या नहीं। अगर तो ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है, दिस मीन कि ये वोलेटिलिटी लॉन्गर रन के अंदर, लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर ये प्रिजिस्ट करेगी। अगर नहीं सिग्निफिकेंट आ रहा तो हम इसके पी एंड क्यू ऑर्डर को चेंज कर लेंगे। पी एंड क्यू ऑर्डर विच इज, अगर हम देखें ये है, ये हमारे पास आर्च इज पी ऑर्डर एंड गार्च इज क्यू ऑर्डर। अगर मैं इसको गार्च 1-2 कर दूं, आप देखेंगे कि यहाँ पे गार्च 2 इनसिग्निफिकेंट है। इसका मीन कि इसका जो क्यू ऑर्डर है आप 2 के ऊपर नहीं लेके जा सकते। इसकी जो गार्च की सेकंड पीरियड के ऊपर आप इसको रन नहीं कर सकते, एक सिंगल पीरियड के ऊपर ये रन होगा। गॉट इट? तो ये था हमारे पास गार्च की बेसिक एस्टिमेशन।